हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। कल हमने पढ़ा था गोली दर्पण। गोली दर्पण के बारे में हमने पढ़ाए थे आपको अवतल एवं उत्तल दर्पण, और टर्मिनोलॉजी पढ़ा दी कि भैया ध्रुव क्या होता है ना। ध्रुव बताया हमने आपको, वक्रता केंद्र बताया, वक्रता त्रिज्या बताई, है ना। सारी चीज़ें लगभग जो होती हैं जरूरी वो मैंने आपको बता दी थी। आज आगे टॉपिक पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखिए गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम समझाइए। गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम समझाइए। गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम समझाइए। देखिए, इसको आने के पहले ये तो अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा साइड में बनाइए। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं भाई? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जहां तक पता होगा सभी लोगों को। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। हाँ, काल्पनिक वही। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है वास्तविक और दूसरा काल्पनिक, यानी कि आभासी। काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? देखो, अगर दो किरणें, प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु से चलने वाली दो किरणें। ये वस्तु है, हाँ या ना? ये कोई वस्तु है। इस वस्तु से चलने वाली कितनी किरणें? दो किरणें। चलेंगी तो लाखों करोड़ों अरबों किरणें, मगर प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें जरूरी हैं? दो। किसी वस्तु से चलने वाली दो किरणें परावर्तन के पश्चात, ये क्या रखा है? मिरर। क्या रखा है? ये मिरर परावर्तित करेगा। परावर्तन के पश्चात ये देखो भाई साहब, ये टकरा करके ये आई थी और ये टकरा करके ये चली गई। परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल गई। बोलो हाँ, मिल गई। थोड़ा ऊपर मिला देता हूँ, यहाँ पर ये देखो। तो देखो बेटा, ये चोंच थी, बोलो हाँ। इस चोंच से दोनों निकली थी और यहाँ पर आकर के दोनों मिल गई। देखो, तो चोंच का इमेज चोंच पे बनेगा, ये देखो। तो ये है ए, तो ये क्या बनेगा बेटा? ए डैश। ये है बी, तो ये वाला हिस्सा क्या बनेगा? बी डैश। मतलब कुल मिला के परावर्तन के पश्चात अगर कोई किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। परंतु अगर परावर्तन के पश्चात कोई किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं, अपितु उन्हें काल्पनिक रूप से मिलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मिलाना पड़ता है। एक इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंड करना पड़ता है, पीछे की तरफ प्रसारित करना पड़ता है, तो कहलाएगा आभासी प्रतिबिंब। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, ये मान लीजिए मिरर है, ये रेस चली, ठीक है ना, और ये रेस चली, ठीक है। अब देखिए, मान लो ये टकरा के यहाँ आ गई और ये टकरा के यहाँ आ गई। बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, इस तरफ इनका गैप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इस तरफ इनका गैप बढ़ रहा है। तो हम इस तरफ तो मिल नहीं पाएंगे, ये जिंदगी में मिल पाएंगी? बोलो। तो इनको हम इस तरफ बढ़ाएंगे कि शायद ये मिल जाए, और देखा गया वाकई में क्या हो रही हैं, ये मिल रही हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये वस्तु थी, ये थी क्या? ए, और ये क्या हिस्सा था? बी। देखो चोंच कहाँ टकराई? ये है, तो ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा ए डैश, और ये क्या बनेगा? बी डैश। आई बात समझ में कि नहीं आया? देखिए, आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो प्रकाश किरणों की दिशा में बनेगा। कैसा बनेगा? प्रकाश किरणों की दिशा में, आगे की तरफ, या दर्पण के पीछे की तरफ। वो छोड़ो आगे पीछे, अभी दर्पण आएगा तब बात करेंगे। अभी मैं आपको दर्पण नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मैं केवल आपको प्रक्रिया समझा रहा हूँ कि कब काल्पनिक और कब आभासी। जब किरणें वास्तव में मिले तो वास्तविक, और जब मिले ना परंतु मिलती हुई प्रतीत हो। क्या हो? बस तो एक वर्ड याद रखना, प्रतीत हो। जहाँ भी वर्ड आभासी आए तो क्या लिखना पड़ेगा? प्रतीत हो। बस इस वर्ड को याद रखना। हाँ हाँ, ऐसा देखो, अगर इधर की तरफ किरणों के बीच का गैप बढ़ रहा है तो पक्का उधर मिलेंगी, और लौटने वाली किरणों के बीच का गैप नहीं बढ़ रहा है, लौटने वाली किरणों के बीच का गैप नहीं बढ़ रहा है, तो फिर वो कहीं नहीं मिलेंगी, फिर वो कहीं नहीं मिलेंगी। समझ में आया? फिर उनको हम बोलते हैं कि वे अनंत पे मिलेंगी। कहाँ बोलेंगे? अनंत पे। जैसे किसी से मिलना ना हो तो क्या कह दिए? फिर मिलेंगे, ओके बाय बाय, हाँ या ना? फिर मिलेंगे, कभी मिलना नहीं है, फिर भी क्या बोल गए? बाय बाय, फिर मिलेंगे। कब मिलेंगे? अनंत पे मिलेंगे।
क्लियर हो गया? आया समझ में? तो भैया दो तरीके के मैंने प्रतिबिंब बताया आपको, एक वास्तविक प्रतिबिंब और अब मैंने बताया आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तविक रूप से मिलेंगी, आभासी में किरणें सच में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। और याद रखना वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। अभी इस डायग्राम से ये समझ में नहीं आ रहा, मगर अभी मैं जब बताऊंगा, जब मैं आपको प्रतिबिंब रचना पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। याद रखना वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। कहो ठीक है? चलिए अब आइए प्रतिबिंब रचना के नियम पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ेंगे? अवतल एवं उत्तल दोनों के लिए। अवतल एवं उत्तल दोनों के लिए। हाँ भैया दिख गया? एक तरफ कौन सा लेंस है? कौन सा दर्पण? अवतल। एक तरफ कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। दोनों में देखिए पहला नियम है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें। अब ये नियम याद करना है, ये नियम याद ही करना है, ऐसा होता ही है। अब इसमें ये सवाल नहीं कि सर क्यों होता है, प्रैक्टिकली देखा गया। कैसे देखा गया? प्रैक्टिकली। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किससे होके जाएंगी? फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किससे होके जाएंगी? फोकस से। इधर देख लो। अब बोलोगे सर इसमें ये बताओ, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, अब देखो भैया उस तरफ तो पॉलिश है, हाँ या ना, और इस तरफ रिफ्लेक्टर है, तो कहाँ जाएंगी? बाहर की तरफ भागेंगी नहीं भागेंगी? तो भैया ये देखो ये जो किरण है ये बाहर की तरफ ऐसे जाएगी, लौट गई, परंतु इसको एक्सटेंड करने पर, बढ़ाने पर फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। आई बात समझ में ना? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अवतल में तो फोकस से होके जाएंगी और यहाँ फोकस से होके जाती हुई प्रतीत होंगी। आई बात समझ में? दूसरा नियम, ये मुख्य अक्ष, ये पोल, ये पोल। अभी देखा जो मुख्य अक्ष से समानांतर आई वो फोकस से होके गई, इसका उल्टा जो फोकस से होके आएंगी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। फोकस से होके आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर। अरे इसका उल्टा है भाई, इसका देखो भाई साहब, वे किरणें जो फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, हाँ या ना, हो रही कि नहीं हो रही है? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। आई बात समझ में? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। दो नियम हो गए। तीसरा नियम लिखिए, तीसरा नियम बनाता हूं। तीसरा नियम है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। आप मुझे ये बताओ, ये दर्पण है, हाँ या ना, ये सेंटर है, बोलो हाँ। सेंटर से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है हर बिंदु पर? अभिलंब। क्योंकि त्रिज्या कोण कितना बनाती है? मतलब त्रिज्या अभिलंब हुई कि नहीं हुई? तो ये भी अभिलंब हुआ कि नहीं हुआ? ये भी अभिलंब हुआ कि नहीं हुआ? और मैंने जब बताया था कि अभिलंब के ऊपर अगर कोई किरण गिरती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, क्योंकि I बराबर R बराबर 0। बोलो हाँ या ना? तो अगर ये फोकस है और ये क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब देखो मान लो इसी के ऊपर किरण गिर गई, हाँ या ना? तो ध्यान से देखो, क्या यहां से लेकर के यहां तक अभिलंब था कि नहीं था? क्योंकि ये तो त्रिज्या थी ना, और त्रिज्या ही अभिलंब है, हाँ या ना? और अभिलंब जी यदि गिरेगा तो किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। मतलब वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण अपने ही पाथ का अनुसरण करती है। समझ में आया? अब इसी को बना लेते हैं अपन किसमें? ये था कॉनकेव यानी अवतल में, और इसी को देख लेते हैं उत्तल में। ये लो भैया
ये देखिए वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण, ये देखो निशाना कहाँ पे है, सी पे है। कहाँ पे है? यहाँ फोकस बैठा हुआ आधी दूरी पे, बोलो हाँ। उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, बोलो लौट गई। छाप लो जल्दी से तीनों नियम, परिभाषा लिखी हुई है किताब में, PDF दे दिया हूँ मैं, उससे लिख लेना। आप केवल डायग्राम बनाइए। नहीं क्यों, ये बताओ, ये पूरे रचना में खत्म कर दूं, देख लोगे इससे? बस रचना बस खत्म कर गए, है ना? ठीक है, बैठो। हाँ वही है। वस्तु की स्थिति अनंत पर है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? फोकस पर है। अब देखिए यहां पर जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बिंदु आकार, क्या है भैया? बिंदु आकार। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ कैसी बन रही? वास्तविक या आभासी? और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता? उल्टा, है ना? तो क्या लिखोगे? वास्तविक व उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है सबके लिए। यहाँ सरल क्रमांक आएगा, सीरियल नंबर, ये नंबर 1 हो गया कि वस्तु अनंत पर थी। बोलो आ गया समझ में? तब भी उल्टा बनेगा, उसको उल्टा ही लिखोगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन, देखते हैं। वस्तु जो है अभी तक आपने देखी अनंत पे है, अब वस्तु जो है आ जाएगी वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे। वैसे इसको आगे बोलेंगे क्योंकि मिरर के सामने का हिस्सा, या ऐसा बोल सकते हो दूसरा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के, अनंत मतलब इन्फिनिटी, सी मतलब वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में हमको वस्तु रखनी है। आइए देखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखने पर क्या बनेगी प्रकृति। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखने पर प्रकृति क्या बनेगी? ये देखिए, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना? थोड़ा आगे लेना पड़ेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा लेना, मतलब कॉपी में तो आपके सामने 6 सेंटीमीटर रहेगा, 6 है तो 6 12, वहाँ तो स्केल रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए बेटा, सबसे पहले ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रखा है, बोलो हाँ। अब पहली किरण चलने वाली आप पैरेलल ले लो, ये देखिए, तो पहली चलने वाली किरण जो है वो निकल गई ऐसी, बोलिए हाँ या ना? चली गई ना? पहली चलने वाली किरण जो है वो इस तरीके से हो गई है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको थोड़ा आगे लेना पड़ रहा है, क्लियर हो गया? दूसरी किरण जो है आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दीजिए, उसी मार्ग में वापस आ जाएगी, बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? ए बिंदु से 2 किरणें चली थी, एक ये और एक ये। जब दोनों चली थी हुआ तो वो चोंच क्या थी? ऑब्जेक्ट क्या थी? यानी वस्तु। ये ए है और ये क्या है? बी। जब दोनों मिली तो ये वाली चोंच बनी कि नहीं बनी? ध्यान से देखो, ये ए, ये भी ऐसा, हाँ या ना? ये दोनों चोंच कहाँ से निकली थी? ए से। कहाँ से निकली थी? ए से। तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा? ए डैश। क्या बनेगा? और ये क्या बनेगा? दिखा उल्टा कि नहीं दिखा? देखो यहाँ पर टोपी ऊपर है और चप्पल नीचे है, यहाँ पर चप्पल ऊपर आ गई है, सॉरी यहाँ पर देखो, हाँ बी डैश, बी डैश कहाँ आ गया है? ऊपर, और ए डैश कहाँ चला गया है? नीचे। उल्टा बना इमेज कि नहीं बना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में ना? तो प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बन रहा है, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? चलो फिर से देखो भाई, 2 किरणें अपन को चलानी है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होने वाली किससे होके जाती है? फोकस से। दूसरी जो वक्रता केंद्र से होके जाती है उसी मार्ग का अनुसरण करती है। दोनों किरणें यहाँ से चली और दोनों किरणें यहाँ पर मिली, मिली कि नहीं मिली? मिल गई ना? तो मिलने पर 2 किरणों के परावर्तित होने के बाद क्या बनता है? प्रतिबिंब। क्या बनता है? तो बन तो गया, क्लियर हुआ? अब आइए देखते हैं। हाँ भैया, तुम्हें जहाँ से भेजना हो भेज दो। अब एक बात बताओ, हम किरण तो असंख्य निकलेंगी,
किरण असंख्य से निकलेंगी और हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें चाहिए हैं? क्या वक्रता केंद्र से कोई किरण नहीं जाएगी अरबों किरणों में? तो भाई 2 किरणें चाहिए, तुम अपने चॉइस की जहां लेना हो ले लो, अपने चॉइस की जहां लेना हो ले लो। हाँ, ऊपर से फोकस से जाने वाली किरणें लो भाई, फोकस से जाने वाली किरणें ले लो। फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? पैरेलल। अब कुछ किताब में फोकस से लेके बना होगा, वो भी वहीं पर मिलेगी, वहीं पर मिलेगी, वहीं पर उस बिंदु पर प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, फिक्स है। किसका? ए का और बी का। ए नीचे और बी ऊपर, वस्तु यही ना भाई साहब, तो वस्तु ही का तो प्रतिबिंब बनेगा। चलो इधर देखो, बिटवीन इन कुछ भी हो सकती, अरे कुछ भी। अब अपन को लंबा ऑब्जेक्ट लेना है, बी से लेके सी, एक पिन मान लो, क्या ले लो? पिन। चलिए आइए देखते हैं, अनंत एंड सी कहाँ बन रहा है? एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। कैसा बन रहा है? बड़ा छोटा, छोटा वस्तु से छोटा। कैसा बन रहा है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। आइए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सी पर। कहां पर? मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र पे ही वस्तु को रख दिया। इसको मिटा दूं ना? ठीक है, ये बन जाएगा आप लोगों से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि वस्तु को मैं रख देता हूं तो देखिए कैसा डायग्राम बनेगा। ये मिरर है, ये आपका मुख्य अक्ष है, और ये आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये फोकस है, ये आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया है। देखिए पहली चलने वाली रेस जो है वो फोकस से होके जाएगी, बोलिए यस और नो। पहली चलने वाली रेस किससे होके जाएगी? फोकस से। दूसरी जो फोकस से होके जा रही है वो आ करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, इसको ऐसे आपको मिलाना है कि ये यहीं पर मिले, खटाक। हाँ ठीक है, आ गया समझ में? तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ए है और ये क्या है? अब यहाँ पर दोनों चोंच लड़ रही हैं, तो ये क्या बनेगा बोलो? बी डैश। क्या बनेगा ये? बी डैश, क्योंकि ये भी चोंच है, ये भी चोंच है, हाँ या ना? और यहाँ से चली थी, ये देखो, ये जाती हुई चोंच और ये मिलती हुई चोंच। जाती हुई चोंच बी से, तो मिलती हुई चोंच बी डैश पर, बोलो हाँ या ना? और इसको बना दो, प्रतिबिंब बन गया। कैसा बना? ए डैश बी डैश। उल्टा बना कि नहीं बना? हाँ उल्टा बन गया कि नहीं बना? मतलब ऑब्जेक्ट है अगर सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के बराबर आकार का, हाँ या ना? कैसा है? वास्तविक तथा उल्टा। आया समझ में? अब आप एक चीज महसूस करो, आप प्रतिबिंब, आप दर्पण के जितने पास जा रहे हो, प्रतिबिंब उतना पीछे भाग रहा है, हाँ या ना? पहले दर्पण के दूर थे तो प्रतिबिंब फोकस पे था, और आगे आए, एफ और सी के बीच में आया, सी पर आ गए तो सी पर आ गया। अब और आगे जाओगे कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या? हाँ तो ये ए डैश भी यहीं पर बनेगा, ए डैश भी यहीं पर बनेगा, उसी के नीचे। समझ गए ना? चलिए अगला है, फोर्थ पॉइंट है, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि भैया सी तक तो आ चुके हैं, अब सी और एफ के बीच में और पास में आ रहे हैं। चलो आ जाए, ये रफ कर रहा हूं, सी और एफ के बीच में आइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आइए। ये बनाया मैंने दर्पण, कट 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 कट। ये मेरे पास है प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष है, ये है अपने पास में सी, ये है अपने पास में एफ। अब देखिए भैया ये अपने पास में वस्तु है, ये चलने वाली रेस परावर्तन के पश्चात किससे होके गई? फोकस से, हाँ या ना? ये जो किरण है ये परावर्तन के पश्चात किससे होके गई? बोलो, मुख्य अक्ष के समानांतर। फोकस से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर, और जो समानांतर आई थी वो क्या हो गई? मुख्य अक्ष से गई। गई कि नहीं गई? ये देखिए मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? और ये देखो ये प्रतिबिंब देखिए, देखो मेन साइज है ए बी, और ये क्या है? ए डैश नहीं है, ए डैश, ये क्या है? बी डैश, और ये क्या है? ध्यान से देखो, बड़ा दिख रहा कि छोटा?
बड़ा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? बड़ा। और जब आप लोगे एग्जैक्ट लोगे ना 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 5, वहाँ तो बिल्कुल क्लियर बनेगा। मैंने स्केल से नहीं नापा है, बट आप तो नाप के बनाओगे तो वहाँ पर बिल्कुल क्लियर बनेगा। तो आप देखिए, अब प्रतिबिंब पहले सी पर था, अब सी के और आगे चला गया। कहाँ चला गया? सी के आगे, सी के आगे। आइए देखते हैं। तो सी और एफ करने पर है ना, कहाँ बनेगा? अनंत और सी के बीच या सी और अनंत के बीच में। कैसा बनेगा? बड़ा। कैसा बनेगा? बड़ा। बड़े को बोलते हैं बेटा हिंदी में आवर्धित। क्या बोलते हैं? आवर्धित। जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं मोबाइल में जूम इन। क्या बोलते हो? जूम इन। और जूम आउट होता है ना, तो यही कहलाता है आवर्धित। क्या कहलाता है? आवर्धित। तो जब आप अपने मोबाइल में वो लेंस को खेलते हो तो ये वही करता है, फोकस दूरी का कमाल होता है, लेंस का एपर्चर बढ़ता घटता है। समझ में आया? है ना, वही सेटिंग हुआ करती है उसकी। फोकल लेंथ एडजस्ट होती है तो फोकल लेंथ यहाँ चली गई, यहाँ चली गई। जैसे फोकस सरक गया वैसे वक्रता केंद्र सरक गया, कहीं आगे हो गया कहीं पीछे हो गया। आई बात समझ में ना? वस्तु तो वही है। अब वस्तु वही है और एक तरीके से दर्पण को लेकर के आप आगे पीछे जब करोगे, हाँ या ना, तो स्थितियां बदलेंगी प्रतिबिंब की कि नहीं बदलेंगी? बदलेगी ना भाई। यही तो हाल हो रहा है। अभी अपन वस्तु को हिला डुला रहे हैं, दर्पण फिक्स है और वहां पर आप क्या कर देते हैं? वहां पर आप वस्तु को फिक्स कर देते हैं और लेंस को करते हो। क्या करते हो? लेंस को। एक तरीके से समझ में आया ना? तो खैर फिलहाल देखेंगे उसको बाद में, है ना। वो कंडीशन अभी लेंस पढ़ा नहीं हमने, लेंस आएगा इस चैप्टर के बाद में जब हम पढ़ेंगे अपवर्तन। आवर्धित बोलो, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। चलिए लास्ट ये हो गया सी और एफ के बीच में। 5th पॉइंट सी और एफ हो गया। बोलो कहां पर आ जाएं? एफ पर। कहां पर आ जाएं? एफ पर। फोकस पर ही वस्तु को रख देना। किस पर रख देना? फोकस पर। आइए देखते हैं एफ पर रखने में क्या हालात होंगे। वस्तु को एफ पर ही रख दीजिए, वस्तु को एफ पर ही रख दीजिए। ये आपके पास है सी है और ये आपके पास एफ है। ये देखिए पहली चलने वाली किरण क्या होगी? किससे होके जाएगी? फोकस से होके गई। गई कि नहीं गई? ठीक है ना। दूसरी किरण देखो बेटा, दूसरी किरण जो है, थोड़ा सा इसमें दो तरीके की बातें बनती हैं। एक किरण को या तो आप यहां से भेज सकते हो बेटा, ये बोलो हाँ भेजो ना, क्या दिक्कत है? भेज दिया, ये भेज दिया। बोलो ये एंगल कितना होगा? आई। ये एंगल कितना होगा? आई। आपको पता है परावर्तन से आई बराबर कितना होता है? आर। मतलब जितना ऊपर एंगल उतना नीचे। तो ये एंगल देखो ये कितना हो गया? आर। मतलब जिस एंगल से ये जाएगी उस एंगल से वापस लौट जाएगी। तो ध्यान से देखो, दोनों रेखाएं पैरेलल हो गई, समानांतर हो गई। समानांतर रेखाएं कभी भी मिलती, पीछे भी बढ़ाओगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये पीछे भी समानांतर हैं, ये कभी भी मिलने वाली नहीं है। मतलब कब मिलेंगे? अनंत पर। कब मिलेंगे? अनंत पर। कभी अलविदा ना। हाँ, कहीं नहीं बनेगा, इसलिए बोलते हैं अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? अनंत पर। समझ में आया? हाँ। तो भैया यहां पर देखिए सी और एफ, सी और एफ, समझ गए ना। यहां पर क्या आएगा? एफ पर। कहां पर आएगा? एफ पर। मतलब फोकस पर ही। हाँ बोलो, प्रतिबिंब कहां बना? अब देखो सबसे पहले छोटा, पहले बिंदु आकार का था, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अब भैया अनंत पर जाके मान रहे हैं हम, मिलेंगी तो नहीं, मान रहे हैं कि अनंत पर बनेगा। तो यदि अनंत पर बनता तो बहुत छोटा सा बनेगा कि बहुत बड़ा बनता? बहुत। कैसे छोटा बनता? अरे भैया ये जा रहा है अनंत पर, बोलो हाँ, अनंत पर ये जा रहा है। समझ में आया ना? तो दोनों किरणें जब अनंत पे मिलेंगी तो ये चीज बहुत हाई नहीं हो जाएगी मिलने के बाद? हाँ या ना? या इधर पे मिला रहे हो तो बहुत बड़ी नहीं बनेगी? बोलो। तो बस एक मतलब एक आइडिया है। क्या है? एक आइडिया। देखो सबसे पहले क्या था? बिंदु। फिर क्या था? फिर क्या था? फिर क्या था? मतलब हम कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं। तो भाई साहब अब क्या बनेगा? बहुत बड़ा। क्या बनेगा? बहुत बड़ा। मगर ये केवल एक संकल्पना है। क्या है? संकल्पना। बहुत बड़ा, अत्यंत आवर्धित मिलेगा आपको। और कैसा मिलता भैया? वास्तविक। कैसा बनेगा? तथा उल्टा। क्योंकि इस तरफ हम मानते हैं कि इस तरफ बनेगा,
क्योंकि इधर भी अनंत है, उसको पीछे मत देखो, है वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, समझ गए ना? क्लियर हो गया? इस तरफ बनेगा। चलिए अब लास्ट केस इसका आता है जिसका नाम है दाढ़ी बनाने वाला केस। कौन सा वाला केस? दाढ़ी बनाने वाला केस। अच्छे सैलून में गए होगे, समझ गए ना? अच्छे सैलून में, अपन तो पेड़ वाले हैं, पेड़ के नीचे जो बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे आईना लगा करके, समझ गए ना? वो भी उधार में बाल कटवाते हैं। किस में? उधार में। 3 और 3 उधारी हो गई तो दुकान ही बदल देते हैं। समझ गए ना? तो भैया तो वो वाला, अपन उस वाले में सैलून की बात नहीं कर रहे हैं जो पेड़ में के नीचे बैठ के बनाते हैं। अपन बोल रहे हैं ब्रांडेड सैलून की बात। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रांडेड सैलून में जो मिरर होता है थोड़ा सा कर्व होता है। कैसा होता है? कर्व होता है, समझ गए ना? प्लेन मिरर नहीं लगता है, प्लेन मिरर नहीं लगता है। आप बड़े बड़े दिखाई देते हैं उसमें, आपका चेहरा बड़ा दिखाई देता है, समझ में आया ना? आपका चेहरा बड़ा दिखाई देता है। जाइएगा ब्रांडेड मिरर सैलून में घूमने के लिए जाइएगा और देख करके आइएगा कि आपका फेस कैसा दिख रहा है। उससे क्या होता है, उनको बिल्कुल छोटे छोटे, क्योंकि वो लोग मसाज वगैरह भी बड़े तरीके से करते हैं, तो उनको छोटे छोटे पिंपल्स, फुंसी, फोड़े सब दिख जाते हैं अच्छे तरीके से। इसलिए वो लोग कॉनकेव मिरर लगाते हैं। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। अब बहुत कम कर्वेचर होता है। कर्वेचर मतलब घुमाव बहुत ही कम। मैं एग्जांपल देता हूं। नई वाली थाली देखी आप लोगों ने? नई वाली थाली को दोनों तरफ से देखना। एक तरफ आपका चेहरा बहुत बड़ा दिखेगा और पलट करके देखोगे एक तरफ आपका चेहरा बहुत छोटा दिखेगा। चलो नई वाली थाली छोड़ दो, नया चम्मच, नया चम्मच में देखना, पास में लाओगे तो केवल नाक ही नाक दिखेगी बस, और पलट दोगे तो पूरे छोटे से दिखोगे, पीछे का पूरा दिख रहा होगा। आया ना? नया चम्मच मतलब चम्मच एक तरफ से उत्तल है, उल्टे तरफ से क्या है? चम्मच उत्तल है, और सामने से क्या है? तो अवतल में आप बड़े दिखाई देते हो। अवतल में क्या दिखाई देते हो? बड़े दिखाई देते हो। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आइए उस केस का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, जब अवतल में आप बड़े दिखाई देते हो। तो वो केस है जब आपकी स्थिति कहाँ हो? 6वां केस, P और F के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। समझ में आया? ध्रुव और फोकस के बीच में जब हो तब क्या बनेगा? देखो भैया, ये आपका मिरर है, ये आपका क्या है? मिरर है। ये आपका पोल है यानी ध्रुव है, और ये आपका फोकस है, और ये आप बैठे हुए हैं। ठीक है ना? ये आप बैठे हुए हैं, ये आपका चेहरा है, मुखड़ा। क्या देखते हो? दिल में उतर कर देखो ना, चेहरा क्या देखते हो। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये AB मिरर है। अब भैया रूल लगेगा, पहला, मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें किससे होके जाएंगी? फोकस से। ये देखो भैया, फोकस से चली गई, चली गई। अब दूसरी जो किरण है, आपतित किरण, इसका एंगल कितना मान लो? I। इसका एंगल भी कितना बनेगा? R। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, ये देखो थोड़ा सा इनके बीच में फैलाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नेचुरली फैलाव है, क्योंकि भाई ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट सममित था इसके साथ। अब तुम अंदर आ गए हो, तो ये किरण जो है इधर की ओर जा रही है, और ये किरण इधर की ओर जा रही है। मतलब इनके बीच की दूरी लगातार यहाँ पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। हाँ या ना? तो इस तरफ क्या होगी? घटेगी, है ना? तो इस तरफ ये सिकुड़ेंगे, तो भैया इसको इस तरफ बढ़ाइए। बोलो मिल गए नहीं मिल गए? ये इस तरफ बढ़ाने पर मिल गए। वास्तविक रूप में किरणें यहाँ आ रही हैं, मगर किरणों को हमने उस तरफ बढ़ाया तो किरणें वहाँ मिल गई। तो बोलो ये चोंच A थी, तो ये क्या बनेगी? चोंच। क्या बोल रहे हो भाई? ये चोंच A है तो ये क्या बनेगी? चोंच A'। और ये क्या बनेगी? देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा, सीधा या उल्टा? सीधा या उल्टा? अब सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा। तो प्रतिबिंब आभासी बन रहा कि वास्तविक? आभासी, क्योंकि किरणों को बढ़ाया गया, तो आभासी तथा सीधा। ठीक है ना? कैसा बन रहा? आवर्धित बन रहा है कि नहीं बन रहा? आवर्धित बन रहा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, आवर्धित। क्या बन रहा है? आवर्धित। कहां बन रहा है? दर्पण के आगे या दर्पण के पीछे? दर्पण के पीछे। भैया आगे तो आप बैठे हो ना,
तो प्रतिबिंब कहाँ बना? पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आ गया समझ में? तो ये सारे केस थे संबंधित जो प्रतिबिंब रचना थी आपके अवतल दर्पण से। समझ में आया? क्लियर हो गया क्या? हाँ लो, ये सी है, ठीक है, ये ऐसे जाएगी, बोलो हाँ। ये ऐसे जाएगी, बोलो हाँ। और निशाना लगाते हुए सी से वापस, ये लो, ठीक है। नहीं है समांतर, तुम बनाओ ना उसमें। देखो मेरा देखो कितना गलत आकलन है। ये देखो एफ से लेके पी तक की दूरी ज्यादा दिख रही कि नहीं दिख रही है, और सी से लेके एफ तक की दूरी कम दिख रही कि नहीं दिख रही है? हाँ या ना? जब आप स्केल लेकर के इसको बनाएंगे पेंसिल से तो बिल्कुल सेट बैठेगा मामला। इसलिए इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या नाम है? मतलब ये ज्यामिति इसमें साथ साथ चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मतलब इसमें ज्यामिति बिल्कुल रूल भंग नहीं करेगी इसमें। और अभी जब मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा तो इसमें समरूप त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज, रेखाएं एवं कोण, जितने चैप्टर आप 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ के आए हो रेखा गणित के 7 8 9 10 में, सब के सब लगेंगे। और साथ में त्रिकोणमिति, क्या लगेगी? त्रिकोणमिति। पूरा रिवीजन होगा आपका त्रिकोणमिति का। समझ में आ गया? इसलिए इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, प्रकाशिक ज्यामिति। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक ज्यामिति, क्योंकि ज्यामिति कहीं पर साथ नहीं छोड़ेगी। मगर अब याद रखना कि तुम 3 किरणें बना रहे हो तो देख के खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे क्या हो रहा है। इसलिए 2 किरणें लेना, चाहे ये वाली लेना चाहे ये वाली लेना। भैया मैं तो कहूँगा बेस्ट वाली लो ना, सरल है जो। हाँ, किताबों में डायग्राम बेटा कहीं कहीं अलग अलग मिलेंगे तो देख लेना, स्वादानुसार संभाल लेना, है ना, कौन सा डायग्राम क्या है बता देख लेना। आ गया समझ में? तो ये सारे थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। अब यहाँ पर एक परिभाषा आपको सिखाऊंगा मैं फोकस की। किसकी सिखाऊंगा? उसी को फोकस बोलते हैं, उसी को मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को मुख्य फोकस। ठीक है ना? प्रश्न लिखिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए। प्रश्न लिखिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए। अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए। अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए। देखिए भाई, बहुत ही सरल परिभाषा है अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु को। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। भैया एक किरण ये गई, फोकस से होके गई, एक किरण यहां से गई समानांतर, फोकस से होके गई। आप दोनों यहीं ले लो, क्योंकि मुख्य अक्ष के क्या थी? समानांतर। क्या थी? समांतर। और समानांतर होने के बाद दोनों किससे होके गई हैं? फोकस से। लिख लीजिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं वह फोकस बिंदु कहलाता है। आ गया समझ में ना? और क्योंकि ये एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है बच्चे, इसलिए बेटा इसको बोलते हैं हम कौन सा मिरर, कौन सा दर्पण? अभिसारी या अपसारी? अपसारी। कौन सा दर्पण? अपसारी दर्पण। हिंदी इंग्लिश में सरल है, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? यानी समेटने वाला, कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? इसी प्रकृति के कारण इस मिरर का उपयोग किया जाता है सौर भट्टी में। किसमें? सौर भट्टी या सोलर कुकर। सोलर
कुकर। सोलर कुकर में यही मिरर लगाए जाते हैं क्योंकि ये समेट के किरणों को एक जगह केंद्रित कर देते हैं। अब मेरी गाड़ी की वर्किंग समझो, मेरी गाड़ी में जो हेडलाइट लगी है उसकी वर्किंग समझो। मेरी गाड़ी में हेडलाइट में ये लैंप लगा हुआ है, बोलो हाँ। ये लैंप क्या देगा भैया? लाइट देगा, हाँ या ना? लाइट, ये लैंप फोकस पे लगा हुआ है, बोलो हाँ। फोकस से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। नहीं पढ़ा है क्या? फोकस से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समानांतर। इसलिए हेडलाइट का ब्लो प्रॉपर सीधे की तरफ, सामने की तरफ जाता है। और यही कंसेप्ट यूज होता है सर्च लाइट में। किस में यूज होता है? सर्च लाइट में। जो पुलिस वाले लेके बहुत तेज वाली लाइट लेके घूमते हैं ना, सर्च लाइट, ठीक है ना, उसको सर्च लाइट बोलते हैं। स्पॉट लाइट भी होती है, जब डांस वगैरह होता है तो पहले अंधेरा रहता है, फिर नाचने वाले आते हैं, फिर एकदम से ब्लो कर देते हैं, है ना, यस, तो वो सर्च लाइट होती है ना। वहाँ जहाँ जहाँ जादूगर जाता है वहीं वहीं उसको दिखाते हैं, हाँ, बाकी जगह अंधेरा रहता है, उसको स्पॉट लाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्पॉट लाइट। सब में यही यूज होता है। क्या भाई? पैरेलल है ना, क्यों फैलेगी भाई? समानांतर किरणें हैं। अरे नहीं फैल, अरे होती है ना। वो जो आप कह रहे हो, वो जो घटना कह रहे हो, उसको बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। होती है, स्कैटरिंग होती है, छोटे छोटे कण हिलते दिखाई देते हैं उस लाइट में, हाँ, तो वही तो प्रकीर्णन है। मगर इतनी नहीं फैलेगी कि तुम कहो यहाँ की लाइट वहाँ चली जाए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? रे ऑप्टिक्स। उसके लिए फिर हमको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। जब कण का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा, किरण के आकार से बहुत छोटा हो। समझ में आया? चलो, तो पहला लेक्चर उठा के देख लेना उससे संबंधित। तो ठीक है, ये हो गया आपका केस। मिरर के पूरे हो गए। किस मिरर के केस पूरे हो गए? कॉनकेव के, यानी कि अवतल के। उत्तल में केवल दो ही केस हैं। उत्तल में केवल दो ही केस हैं। पहला केस उत्तल का देखते हैं अब। चलिए हेडिंग डालिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। भैया सिंपल है, अनंत से चलने वाली रेखाएं क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के, सॉरी, किससे होके जाती हैं? फोकस से। किससे होती जाती हैं? जो मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से हो जाएंगी। अब भैया इस दुनिया में तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, बोलो हाँ, तो लौट जाएगी। लौटेगी नहीं लौटेगी? एक और ले लो, लौटेगी नहीं लौटेगी? यस। तो भैया इस दुनिया में तो मिल नहीं सके हैं, काल्पनिक दुनिया में मिलने की कोशिश की जाएगी। बोलो मिल गया कि नहीं मिले? ये मिल गया फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, जाती हुई, मिट गया, प्रतीत होती हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। क्या कहलाता है? और नियम क्या बनेगा यहाँ परिवर्तन का? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। समझ गए ना? आ गया? नोट कर लीजिए, पहला नियम है। तो भैया इसमें आप यदि बोलेंगे वस्तु कहाँ आएगी? अनंत पर। वस्तु कहाँ आएगी? अनंत पर। वस्तु कहाँ आएगी? अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति? फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति? आकार बिंदु आकार। आकार बिंदु आकार। प्रकृति आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। समझ में आया? आभासी एवं सीधा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। यही लास्ट प्रतिबिंब है इसका। ये देखिए भैया, ये वस्तु मैंने रख दी है, ये वस्तु रख दी है। अब भैया चलने वाली पहली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली पहली किरण, हाँ, ये लौट गई। रियल वर्ल्ड में ये लौट जाएगी, मगर काल्पनिक वर्ल्ड में किससे जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। बोलो हाँ या ना? ये काल्पनिकली यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी। होगी कि नहीं होगी?
रियल टाइम में तो ये लौट जाएगी वास्तविकता में, मगर आभासी रूप से यहां से जाती हुई प्रतीत होगी कि नहीं होगी? हाँ, कहां पर रखें वस्तु को? ये रखी वस्तु मिरर के सामने, मिरर के सामने, दर्पण के सामने, और ये दर्पण का पीछे का हिस्सा है। ये जहां हम बैठे हैं वो सामने है, और जो पीछे पॉलिश है वो दर्पण का पीछे का हिस्सा है। चलिए आइए, हो गया। अब दूसरी किरण जो टारगेट करके चलती है किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर को। किसको? ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र को टारगेट करके चल रही है। गई? थोड़ा पीछे बन गया भैया, सुपर करते हैं इसको, फोकस ठीक बना है। चलो ये ले बेटा, ये टारगेट करके चली, बोलो हाँ। उसी मार्ग में वापस आती कि नहीं आती है? आ गई ना? देखो उसी मार्ग में वापस आके लौट जाएगी बाहर की तरफ, आया ना? पीछे की तरफ लौटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम कचड़ा नहीं करेंगे। अब देखो भैया, दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही कि नहीं मिल रही हैं? ये चोंच ए है और ये क्या है? बी। ए की जगह क्या बनेगा? ए डैश, और बी की जगह क्या बनेगा? आई बात समझ में? और देखा होगा जब आप गाड़ी चलाते हैं, साथ हाथ दाएं तरफ बाएं तरफ दो मिरर लगे होते हैं जिनका नाम होता है साइड ग्लास। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लिखा रहता है रियर व्यू मिरर। क्या लिखा रहता है? रियर व्यू मिरर। समझ में आ गया ना? तो पीछे से कोई एरोप्लेन आ रहा होता है तो आपको छोटा दिखाई देता, मतलब ट्रक, एरोप्लेन तो नहीं उतरेगा, क्या उतरेगा? ट्रक आएगी, एम्बुलेंस आएगी, तो आपको पीछे तक का बहुत बड़ा पोर्शन एकदम छोटा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? हाँ या ना? तो यही वो लेंस है। देखिए ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है मगर दिखाई क्या दे रहा? बहुत छोटा। हाँ या ना? जब ट्रक पीछे आता है तो कैसे, चक्के ऊपर होते हैं क्या कि नहीं होते? चक्के नीचे ही रहते हैं, क्योंकि सीधा का क्या बनता है? सीधा। अगर उल्टा बनता तो चक्के ऊपर होते और ड्राइवर नीचे होता। बिल्कुल ऑब्वियसली, समझ में आया? आप जो है यदि ऐसा होता तो ऐसे ही बनता, ठीक है ना? चलिए बोलो, क्लियर हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऊपर दिखती बहुत जगह। चलो पीछे चले जाओ, बहुत जगह मिलेगा बेटू। ये पूछ रहा है बच्चा कि अवतल दर्पण हमारे डेली लाइफ में कहाँ मिलेगा यूज में? तो डेंटिस्ट के अगर दांत आंत खराब हो गया तो वो सिर में एक ऐसा पहना रहता है, सामने मिरर, समझ गए ना? डेंटिस्ट वाला मिरर, उसको सर्च कर लेना, डेंटिस्ट मिरर, समझ में आया ना? हाँ, वो एक मिरर होता है। दूसरा एक हाथ में डंडा टाइप का लिया रहता है, ऐसे एक यहाँ घुसेड़ता है और एक से पहुँचता है, एक से वो पकड़ता है, संसी जो अपना पेन होता है वो पकड़ता है, और एक ये नहीं पता नहीं दूसरा दांत उखाड़ दे, जो गलत है वो है ना उखाड़े, सही वाला उखाड़ दे। तो पहले उसको देखता है, और मसाला भरना होता तो उसी को देख करके भरता है ना? क्लियर हुआ? उसमें ये पहचाना करता है। तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उसमें बड़ा प्रतिबिंब सामने बन के आता है, एकदम क्लियर दिखता है कि कीड़े कहाँ तक घुसे हुए हैं। चलो अगला। और भैया हमारी गाड़ी की हेडलाइट यार, नहीं दे, वो रिफ्लेक्टर है। वो क्या है? रिफ्लेक्टर है। गाड़ी की जो लाइट है वो किसका काम करती है? रिफ्लेक्टर का, परिवर्तित करती है। हाँ, तो काम की बात करते हैं, जल्दी से इसको फिनिश कर लें फिर। वस्तु की स्थिति कहाँ पर? दर्पण के सामने। कहाँ पर? अरे भैया कहीं रख दो, होना वही है। अनंत पर मत रखना, बस अनंत पे मत रखना, क्योंकि अनंत का अपन ने 21 पढ़ लिया। तो वस्तु की स्थिति बोलो कहाँ? दर्पण के सामने। हाँ, प्रतिबिंब की स्थिति देखो भैया, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? ये है फोकस, है ना? ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? और यहाँ पर क्या है भैया? आपके पास फोकस है कि नहीं है? ये आपके पास क्या है? फोकस। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो F हुआ P के मध्य, P से लेके F के बीच में। हाँ, अगला, प्रतिबिंब का आकार छोटा या बड़ा? छोटा, वस्तु से छोटा। हाँ, प्रतिबिंब का प्रकार आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा तथा सीधा। बोलो क्लियर है? चलो डन, ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। धन्यवाद।